अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नामकुम में दिन रात चल रही छेनी और हथौड़ी की मार से पहाड़ और चट्टान गायब होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है नामकुम के लाली पंचायत का। कभी ये इलाका ऊंची ऊंची चट्टानों के लिए प्रसिद्ध था। सैकड़ों साल पुरानी पहाड़ियों और चट्टानों के दीदार के लिए कभी यहाँ दूर दराज से ग्रामीणों का तांता लगा रहता था। पर पत्थर माफिया के लालच और विभागीय अफसरों की मिली भगत ने उन पहाड़ियों और चट्टानों का आज नामो निशान मिटा कर रख दिया है। जहां कभी पत्थरों का अद्भुत संसार बसा हुआ करता था, वहां आज दूर दूर तक सपाट मैदान फैला हुआ है। जहां से दिन रात ट्रैक्टर के ट्रैक्टर पत्थर की तस्करी का खेल बेरोक टोक चल रहा है। अवैध खनन कर रहे माफियाओं का कब्जा अपनी चरम सीमा पर है। हाल ये है कि ठीक अधिकारी और मंत्रियों के नाक के नीचे पत्थर अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है। और ये नामकुम का लाली पंचायत का इलाका है, जहां पर पहाड़ जो है ऊंचा चट्टान हुआ करता था, लेकिन आज दृश्य ये है कि 20 फीट ऊंचे नीचे खनन कर ले आया गया है। खनन माफिया और विभागीय अफसरों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि लाइसेंस तो 15-20 डिसमिल का खनन जारी किया जाता है, पर शातिर खनन माफिया और उसके गुर्गे सैकड़ों एकड़ लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। फिर शुरू हो जाता है पत्थरों के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन और बिक्री का काला खेल। इस अवैध धंधे से पत्थर माफिया और खनन अफसर तो मालामाल हो जाते हैं, पर सरकार के खजाने में चवन्नी तक नहीं पहुंचती। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। किस तरीके से पूरे प्रदेश में इलीगल बालू का कारोबार, इलीगल माइनिंग का, पत्थर का कारोबार चरम पर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि इसके किंगपिन बताए गए साहिबगंज जिले में, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड की राजधानी रांची, जहां बड़े बड़े हुक्मरान से लेकर अफसर तक बैठे हुए, वहां दिन के उजाले में करोड़ों रुपए के पत्थरों का काला धंधा धड़ल्ले से हो रहा है। तो भला राजधानी से दूर दराज और झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में पत्थर तस्करी का कैसा खेल चल रहा होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में अवैध खनन के खेल का खुलासा ईडी भी कर चुकी है, फिर भी यह सिलसिला नहीं थम रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने पत्थर माफिया की मांद में हकीकत की जांच पड़ताल की। रांची से 10 किलोमीटर दूर ये नामकुम का इलाका है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे नामकुम की प्राकृतिक सुंदरता कभी पर्यटकों को अपनी ओर बार बार खींचती थी, पर नामकुम के ये जंगल आज पत्थर माफिया के अड्डा बन गए। हरे भरे पेड़ और पहाड़ गायब हो गए और उनकी जगह बचा रह गया है पहाड़ों का ये कब्रिस्तान और उसे दिन रात रौंदते पत्थर माफिया के ये ट्रैक्टर। जहां कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वहां दूर दूर तक 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। अवैध खनन की रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले दिनों में ये गड्ढा पाताल लोक तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सिस्टम में बैठे रसूखदार अफसर और स्थानीय दबंगों की ऐसी मिली भगत है कि इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। कब से कट रहा है तो देख रहे थे? कब से कट रहा है तो अब नहीं बता सकते हैं। तो कितने दिन से किससे लेकर जाता है काट के पत्थर? पत्थर तो वही गाड़ी से ले जाता है।
कुछ दिन पहले ईडी की जांच में झारखंड में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का खुलासा हुआ था। ईडी ने दावा किया था कि साहिबगंज में नियमों का उल्लंघन कर स्टोन चिप्स और बोल्डर का खनन कर उसे पड़ोसी राज्य ही नहीं दूसरे देशों में भेजा जाता था। इस खेल में बड़े बड़े नेता और अफसर से लेकर कई सफेदपोश शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर झारखंड सरकार की नींद टूटी और 29 अप्रैल को खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन और परिवहन को लेकर पूरे झारखंड में ताबड़तोड़ छापा मारा। इस अभियान में अवैध गिट्टी और चिप्स लदे 78 ट्रक और ट्रैक्टर जब्त हुए, जबकि 39 आरोपी पकड़े गए। इनमें सबसे ज्यादा रांची में 15 आरोपी पकड़े गए थे। पर बीजेपी इसे खाना पूर्ति करार दे रही है। तो अब ये जो कुछ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में 1-1.25 वर्ष का समय बचा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। और अब जनता समझती है कि अगर इनको कार्रवाई करनी होती तो 3.5 वर्षों का समय नहीं लगाया होता। सवाल पूछने पर खनन महकमा तो पत्थर माफियाओं पर लगाम लगाने का लंबा चौड़ा दावा करता नहीं थकता है। पर कड़वी सच्चाई यही है कि नामकुम के कोने कोने में फैला पत्थर माफिया का जाल पहाड़ों और चट्टानों को खोखला करने पर तुला हुआ है। न्यूज़ 18 के कैमरे में दिन के उजाले में कैद अवैध खनन और ट्रैक्टर से अवैध परिवहन की तस्वीरें खनन विभाग के दावों पर गंभीर सवाल उठाने के लिए काफी है। पूरे राज्य भर में 20,000 करोड़ से ज्यादा अवैध खनन किया गया है। वही लोग जो है 5 से 10 डिसमिल का परमिशन और लाइसेंस लेकर एकड़ में खनन कर जाते हैं, जिससे राज्य के राजस्व को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन इसका सूद लेने वाला पूरे झारखंड में लगता है कोई नहीं है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। ईडी ने जमीन के खेल में फिर दबिश दी। फर्जी डीड से रजिस्ट्री के मामले में रांची के सब रजिस्ट्रार से पूछताछ हुई तो रांची पुलिस ने ईडी को जांच रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट देखिए। अवैध डीड के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त के खेल में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के बुलावे पर रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी ईडी के दफ्तर पहुंचे। दस्तावेजों का पिटारा लेकर वो सुबह करीब 11 बजे ईडी के ऑफिस में दाखिल हुए। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई घंटे तक उन पर एक के बाद एक कई तीखे सवाल दागे। ईडी ने सवाल किया कि फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो रही है, क्या रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों की जांच पड़ताल नहीं होती, क्या किसी नेता और अफसर ने रजिस्ट्रार पर फर्जी डीड के जरिए जमीन की रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया था। हुए थे, उसे लेकर भी ईडी की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं और कहीं ना कहीं फर्जी डीड के माध्यम से जो ये जमीन का गोरख धंधा चल रहा था उसके भी काले करतूत जो है वो सामने। फर्जी डीड के जरिए सेना की जमीन की भी खरीद बिक्री हुई थी। ईडी की जांच में जैसे ही फेक डीड के जरिए जमीन के खेल का खुलासा हुआ, रांची पुलिस ने भी पूरे मामले की नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। ईडी ने रांची पुलिस से उसी केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी थी। उसी रिपोर्ट को लेकर रांची के सिटी डीएसपी दीपक कुमार और अनुसंधान अधिकारी श्याम किशोर महतो ईडी के दफ्तर पहुंचे और केंद्रीय जांच एजेंसी को अब तक की पड़ताल की रिपोर्ट साझा कर दी। पर जो केस के आईओ हैं सदर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और रांची के जो सिटी डीएसपी हैं दीपक कुमार, वो भी आज ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी के रडार पर कई और नेता और अफसर भी आ सकते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने ईडी के एक्शन को जायज ठहराया है तो जेएमएम ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इनके पूंजीपति मित्रों द्वारा जो घपले और घोटाले किए जा रहे हैं, बैंकों को चूना लगाकर जो विदेश ये लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो 2 योजना, पकौड़ा योजना और भगोड़ा योजना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता माननीय मुख्यमंत्री का कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
राजनेता, सत्ताधारी दल, अफसर और बिचौलियों के साठगांठ से झारखंड को और झारखंड वासियों को लूटने का काम कर रही है यहाँ की सरकार। इसलिए ईडी कानून सम्मत काम कर रही है। कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और राजनेता, अफसर और बिचौलियों छोड़े नहीं जाएंगे, छूटने भी नहीं चाहिए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद तेज हो गई है। 300 एकड़ जमीन पर कैट 2 लाइट लगाने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। स्वच्छता और क्वालिटी सर्विस में नंबर 1 रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की दशा और दिशा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। दिनों दिन हवाई यात्रियों की बढ़ती तादाद और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जहाँ फिलहाल नींव की खुदाई का काम चल रहा है। जोन डेट रनवे विस्तार का फ्यूचर में आवश्यकता है। एज ऑन डेट इस पर रनवे एक्सटेंशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा रनवे है 274 मीटर वे सफिशिएंट है जो जहाँ लैंड होते हैं। फ्यूचर में यहाँ पर जंबो जहाज या बड़े जहाज आते हैं तो फ्यूचर में रनवे लेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 427.44 एकड़ में फैला हुआ है। 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के साथ ही एयरपोर्ट का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 727 एकड़ हो जाएगा। फिलहाल यहां रनवे की लंबाई 2748 मीटर है। आने वाले दिनों में इसकी लंबाई और बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, एयरपोर्ट में कैट 2 अप्रोच लाइट लगाने की भी योजना है। 1 साल के दौरान जब इस लाइट की रोशनी में एयरपोर्ट का रनवे जगमगाने लगेगा तो महज 850 मीटर विजिबिलिटी में ही यात्री विमान लैंड कर सकेंगे। जो फॉग वगैरह में विंटर में इशू आता है, विजिबिलिटी पे जहाज लैंड नहीं कर पाए हैं, वे जहाज अभी 1300 मीटर विजिबिलिटी चाहिए। कैट 2 लाइट लगाने के बाद में 850 मीटर विजिबिलिटी पे भी जहाँ जहाज लैंड कर पाएंगे और सभी लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। फिलहाल बी ग्रेड में आने वाला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जल्द ही नई सुविधाओं से लैस होकर हवाई यात्रियों की यात्रा को और सुखद बना सकेगा। बदलते वक्त में अगर रनवे की लंबाई बढ़ाने की जरूरत हो तब यहां पर रनवे का निर्माण भी किया जा सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा को लेकर सियासत तेज हो गई है। चर्चा है कि जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो को मंत्री पद दिया जा सकता है, उसके बाद उन्हें उपचुनाव में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने इस चर्चा को वंशवाद से प्रेरित बताया है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि इस मामले में कोई भी फैसला पार्टी का आला कमान लेगा। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद वंशवाद से अलग नहीं है। चर्चा तो कई प्रकार की हो रही है कि जगन्नाथ महतो जी के पुत्र को लड़ाया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था पत्रकार बंधुओं से कि इस प्रकार की चर्चा है कि पहले उनको मंत्री बनाया जाएगा। बात पूरे प्रदेश भर में एक जो वंश परंपरा में, जैसे पुराने जमाने में राजशाही होती थी, राजा का बेटा राजा बनेगा, उस परंपरा को लेके आगे बढ़ने वाला राजनीतिक दल जेएमएम तो इस प्रकार के चीजों को करता आया है और करे तो कोई आश्चर्य नहीं हो। वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके पार्टी में इतनी लंबी फहरिस्त है, मतलब मेरा आला कमान करेगा, हेमंत जी करेंगे, गुरु जी करेंगे। उसके पहले ही बेचैनी और पेट में दर्द, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जमानत जब्त होगा वहां उस चुनाव में। इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ पर शिकार पर्व के अवसर पर हजारों की संख्या में शिकारी पहुंचे हैं। अलग अलग दल बनाकर शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। वहीं वनकर्मी भी शिकारियों को रोकने के लिए जंगल में तैनात है। साथ ही एनएच हाईवे काली मंदिर के पास वन विभाग के द्वारा चेक नाका लगाया गया है, जहां करीब 150 से अधिक ऐसे वाहनों को रोका गया जो शिकार के लिए दलमा जा रहे थे। तीर, धनुष, भाला और अन्य हथियार लेकर ग्रामीण परंपरा के अनुसार जंगल में शिकार के लिए घूम रहे हैं। वहीं जंगल के चप्पे चप्पे पर वनकर्मी तैनात है जो शिकारियों को शिकार करने से रोक रहे हैं।
अब इन लोग को ये समझ में आ गया है कि भाई जंगल में जानवर का रहना क्यों जो है। अगर जंगल रहेगा तो जानवर रहेगा, जानवर नहीं रहेंगे तो जंगल कैसे खत्म होगा। तो ये लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, आते हैं, हम भी थे वहाँ, पूजा वूजा किए, फिर वापस गए। कुछ लोग हैं जो अपना घूम फिर रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं लोग हैं, तो बड़ा शांति का बन रहा। अभी तक का रिपोर्ट है कि कहीं भी हम लोग कल से ही घूम रहे हैं, कहीं भी जानवर मारने की सूचना न मिला है न इन लोग के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग भी हम लोग को, वन विभाग को कोऑपरेट कर रहे हैं। पर्व की ये तरह के हम लोग मानते हैं और पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं। हाँ। शिकार का क्या प्रथा है? शिकार का प्रथा जो हम लोग का परंपरा है, उसी के हिसाब से हम लोग शिकार कर भी आ रहे हैं, तो कुछ ज्यादा पर ज्यादा से। पश्चिम सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां गुदड़ी और बंदगांव थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है। पीएलएफआई नक्सलियों के कई हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सली सुखराम गुड़िया ने जानकारी दी थी। खूंटी पुलिस की गिरफ्त में सुखराम गुड़िया है। मैगजीन बरामद किया गया है, साथ ही देसी पिस्टल, 245 कारतूस, देसी राइफल जब्त किया गया है। तेंतारी पहाड़ पर पुलिस ने छापेमारी कर यह बड़ी सफलता पाई है। रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति के स्वागत भाषण के साथ होगा, वहीं इसके बाद राज्यपाल का भाषण होगा। समारोह में 69 लोगों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। कुलपति ने बताया कि बेस्ट टॉपर और बेस्ट ग्रेजुएट के बीच यह मेडल बांटे जाएंगे। स्वागत भाषण के बाद कुलाधिपति का भाषण होगा। उसके बाद कुलाधिपति से परमिशन मांगकर हम लोग गोल्ड मेडल, डिलीट और डीएससी के स्टूडेंट को डिग्री बांटेंगे। कुछ बेस्ट टॉपर भी हैं, बेस्ट ग्रेजुएट भी हैं। टोटल 69 लोगों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। साहिबगंज और पाकुड़ में ठनका गिरने से हुई मौत पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि ठनका गिरने से कल साहिबगंज में 4 और पाकुड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। दुआ प्रखंड के राधानगर गांव के 4 युवक और पाकुड़ जिला का महेशपुर का एक युवक का कल वज्रपात से मौत हुई। बहुत दुख की बात है कि प्राकृतिक जो भी कहा जा सकता है। इस घड़ी हम उनके परिवार के साथ हैं और सरकार की ओर से 4-4 लाख का जो मुआवजा देना है, सरकार मुआवजा उन लोगों को देंगे। गिरिडीह में आदिवासी दंपति मर्डर केस में नया मोड़ आया है। गांजेय थाना क्षेत्र के झरकट्टा गांव में 23 अप्रैल की सुबह एक महिला और उसके पति का शव बरामद किया गया था। इस मामले में 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन जब ग्रामीणों ने जन अदालत लगाई तो सारी सच्चाई महज 2 घंटे में ही सामने आ गई। इसमें यह खुलासा हुआ कि डायन बिसाही को लेकर चल रहे विवाद की वजह से ही दंपति की हत्या हुई थी। इसमें एक महिला समेत 4 लोग शामिल थे, जिन्होंने जन अदालत में अपना जुर्म भी कबूल किया है। इसमें से 3 को पुलिस के हवाले किया गया, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। मैन गुनहगार को पकड़ना पड़ेगा पहले, तब जाएगा। वैसे कैसे चल जाएगा? बचाव के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग पूछने लगे कांड कैसे हुआ, आपका घर यहाँ है और उसका घर यहाँ, रात में आप बाहर कैसे सोए, इतना दिन नहीं सोते थे। उसमें कुछ बोलने में उल्टा सीधा बोलने लगा, उसी में थोड़ा उसके साथ धक्का मुक्का। तब बोले कबूल किया कि नहीं, हम नहीं मारे हैं, मारा है मंजू। हमने मंजू मारा। हम उसको बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा सच तो पूरा ग्रामीण लग गया है, आपको मार के फेंक देना। हजारीबाग के दारू इलाके में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पिछले 3-4 दिन से बिछड़े हाथियों के झुंड ने किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया है। हाथियों ने खेतों में लगी हरी सब्जियों सहित कई फसलों को तहस नहस कर दिया है। हाथियों का आतंक दारू प्रखंड के पेटू, करवार और पुरनाजी सहित कई गांव में लगातार जारी है। वन विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन सारे प्रयास नाकाम रहे। ग्रामीण अपनी फसल के नुकसान के लिए वन विभाग से मुआवजा मांग रहे हैं। पिछले दो रातों से यहाँ हाथियों द्वारा फसल को नुकसान किया जा रहा है। उसमें से कई तरह के फसल हैं, उसमें से बिचाली भी है, मकई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, टमाटर, केला, ये सारी फसल को रौंद दिया गया है।
यानी 2 रात से 1 रात तो पहले आया तो हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर घूर रात आई इतना नुकसान कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो गया है। हम वन विभाग से यही आग्रह करते हैं कि यहाँ क्षेत्र का मुआयना करके उचित मुआवजा दिया जाए। बोकारो में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना सरकारी बर्न यूनिट 5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए निर्भर रहना पड़ता है। यदि सदर अस्पताल में कोई बर्न मरीज पहुंच जाए तो उससे प्राथमिक उपचार कर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। इससे सबसे अधिक मुश्किल गरीबों को हो रही है जो निजी अस्पताल में इलाज कराने में सक्षम नहीं है। सिविल सर्जन के अनुसार राज्य में इस तरह के बर्न यूनिट के लिए भवन बने हुए हैं, लेकिन उपकरण सहित अन्य व्यवस्था नहीं होने के कारण यूनिट शुरू नहीं हो सका है। इसका फैसला